नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन ने सोशलॉजी एमए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत संरचना का अर्थ तथा अवधारणाओं पर चर्चा करी थी और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं संरचना पर। कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए थे उनके बारे में, उन विचारों का अपन लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुनः उसकी तरफ ले जाना चाहूँगा कि जिस संरचना और प्रकार्य की हम चर्चा करना चाहते हैं वे वस्तुतः सामाजिक प्रणाली के हिस्से है। कोई भी सामाजिक प्रणाली या जो संरचना है वो 5 तत्वों से मिलकर बनती है। पहला, व्यक्तियों की बहुलता, उनके मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया की परिस्थिति, अधिकतम संतुष्टि की उत्प्रेरणा, पारस्परिक संबंध और संबंधों की व्याख्या का आधार, संस्कृति तथा समान प्रतीक। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक प्रणाली की मूलभूत इकाई क्रिया है और सामाजिक प्रणाली विभिन्न क्रियाओं के पारस्परिक संबंध से निर्मित है। इसी को पार्सन्स ने 2 हिस्सों में विभक्त किया, पहला संरचना और दूसरा प्रकार्य। इसी को अपन आगे आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार संरचना पर कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने विचार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। जैसा कि स्पष्ट है, समाजशास्त्र के संरचना पक्ष पर कई समाजशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें से प्रमुख रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खाइम, पेरेटो और रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलिनोव्स्की, पार्सन्स तथा रॉबर्ट के मर्टन प्रमुख रूप से है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की तुलना सामाजिक संरचना की तरह से करने का प्रयत्न किया था, पर स्पेंसर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि समाज कोई शारीरिक संरचना नहीं है। स्पेंसर के लिए यह तुलना मात्र एक तुलना थी। स्पेंसर का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आधार इसी तुलनात्मकता से उभरता था। स्पेंसर ने एक ओर जहां शारीरिक संरचना तथा सामाजिक संरचना के बीच समानता की चर्चा की, वहीं दूसरी ओर इनके बीच विभिन्नताओं की चर्चा भी की। स्पेंसर सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों के प्रकार्यात्मक आधारों को भी देखना चाहते थे। स्पेंसर के ऐसे ही तर्कों को ऑगस्ट कॉम्टे ने भी प्रस्तुत किया था। समाज की अपनी व्याख्या में भी स्पेंसर ने उसे विभिन्न भागों द्वारा निर्मित माना और भागों तथा उसकी संपूर्णता के अध्ययन पर जोर दिया। दुर्खिम ने भी समाज को अधिसंरचना के रूप में देखा, जिसके अनेक भाग थे। इन भागों को अलग से देखा जा सकता था, समन्वित किया जा सकता है और उनको जोड़ा भी जा सकता था। दुर्खिम की यह अधिसंरचना दुर्खिम की व्यक्तिगत चैतन्यता, किसी सामूहिक चैतन्यता का प्रतिबिंब थी जो इस संरचना से पैदा होती थी। दुर्खिम की मुख्य चिंता सामाजिक संरचना के अनुरक्षण तथा परिवर्तन में धर्म, नैतिकता, श्रम विभाजन, अपराध और दंड जैसे सामाजिक कारकों के अध्ययन की है। स्पष्टतः दुर्खिम के विचारों पर रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव था। रेडक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जो बल दिया कि प्रत्येक तत्व किस प्रकार संपूर्ण के तत्व तथा अनुरक्षण और विकास का कार्य करते हैं।
इनके अध्ययन में सामाजिक संरचना के अलग अलग हिस्सों में विशेष प्रकार्यात्मक परिणाम निकलते हैं। दूसरे शब्दों में दुर्खिम तथा रेडक्लिफ ब्राउन के विवेचनों में अवयवों, विशेष तत्वों और व्यक्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैलिनोव्स्की का विश्लेषण उपयुक्त विश्लेषण से अलग नहीं है। उनके अनुसार प्रकारों के मूल में मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक संरचनाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों की अभिव्यक्ति की व्यक्ति की जैविकीय आवश्यकताओं के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। पेरेटो के अनुसार समाज एक संतुलन की प्रणाली है। पेरेटो समाज को एक संतुलन लेवल के आधार पर समझने की बातचीत करते हैं, जिसका प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे पर आश्रित है। एक हिस्से में होने वाले परिवर्तन दूसरे हिस्से को प्रभावित किए बगैर नहीं रह सकता है। इस तरह एक हिस्से में होने वाला परिवर्तन संपूर्ण प्रणाली पर प्रभाव डालता है। समाज का प्रत्येक भाग जब तक अपना प्रकार्य पूरा करता रहता है, संतुलन बना रहता है। अर्थात संतुलन तब बनता है जब प्रत्येक समाज का जो प्रत्येक भाग है, पार्ट है, हिस्सा है, वो जो उसको अलॉटेड जो उसके फंक्शन है, जो उसके प्रकार्य है, वो उसको पॉजिटिवली पूरा करता रहता है, तो संतुलन बना रहता है और सामाजिक प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहती है। यदि इनमें एक भी हिस्से में कोई डिस्टर्बेंस होता है या उस प्रकार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस होती है, तो पूरी प्रणाली उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकती। रॉबर्ट के मर्टन ने संरचना के आधार पर प्रतिमानहीनता का अध्ययन किया है। मर्टन का मत है कि सामाजिक संरचना के अनेक तत्वों में से दो तत्व महत्वपूर्ण हैं। पहला सांस्कृतिक तत्व और दूसरा संस्थागत प्रतिमान। अब पहले लक्ष्य के अंतर्गत या सांस्कृतिक प्रतिमान के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो संस्कृति द्वारा स्वीकृत है। अर्थात जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है और उस संस्कृति के अनुरूप वह अपना जीवन व्यापन करता है और सभी सदस्य या अधिकांश सदस्य उससे स्वीकार कर लेते हैं। जो भी व्यवस्था है, जिस प्रकार वेजिटेरियन फैमिली में सारे जो सदस्य या अधिकांश सदस्य वेजिटेरियन फूड को स्वीकार करते हैं। संरचना का दूसरा पक्ष इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संस्कृति द्वारा स्वीकृत साधनों और प्रतिमानों का दोनों को संतुलन ही सामाजिक संरचना है। इन दोनों का जब संतुलन भंग होता है या बिगड़ता है, तो मर्टन के में प्रतिमानीनता स्थापित होती, प्रतिमानहीनता स्थापित होती है। अब प्रतिमानहीनता से क्या आशय है? प्रतिमानहीनता से यह आशय है कि जो संस्कृति द्वारा प्रतिमान स्थापित किए गए हैं, उस प्रतिमानहीनता को जब डिस्टर्बेंस हो रहा है, संतुलन में गड़बड़ी आ रही है, संतुलन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे प्रतिमानहीनता। अर्थात वो प्रतिमान में खरा नहीं उतर रहा है, उसके नीचे की तरफ जाने की विचार कर रहा है। तो सामाजिक संरचना के संबंध में एक अन्य विश्लेषण पार्सन्स तथा सिल्स से प्रभावित हैरी एम जॉनसन का है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक संरचना के मुख्य आधार आवश्यकता, भूमिका तथा उपसमूह है, जिन्हें उनके प्रतिमानों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। सामाजिक भूमिका के अनुरूप ही व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण होता है। अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। इन कर्तव्यों तथा निर्धारणों के प्रतिमानों के माध्यम से होता है। जिस प्रकार दो प्रकार की हम लोग परिस्थिति की बात करते हैं, एक अर्जित परिस्थिति, दूसरा प्रदत्त परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार पद को प्राप्त करता है, और दूसरी जो परिस्थिति है वो उसकी स्वतः ही जिस प्रकार उसकी एज होगी या उसको जन्म से ही वह पद जो है मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, और उस पद के अनुरूप वह अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करता है।
और उस सामाजिक भूमिका के अनुरूप व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण होता है और भूमिका का निर्वहन भी होता है। जब व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए कुछ कार्य करता है जो कि उसके उत्तरदायित्व है, जैसे एक पिता होने के नाते पुत्र की शिक्षा, पुत्र का लालन पालन, पुत्र का विवाह इत्यादि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनका वो निर्वहन करने का प्रयास करता है जो कि उसका उत्तरदायित्व है। इन कर्तव्यों के निर्धारणों का प्रतिमानों जो उसके समाज के जो प्रतिमान है जो कि स्थापित है, वो उसके अनुरूप ही अपनी भूमिका का निर्वहन करता रहेगा। ये कहा जा सकता है कि संरचना और प्रकार्य का संबंध आवश्यकता से है। तो ये कहा जा सकता है कि संरचना और प्रकार्य का संबंध आवश्यकता से है, ठीक है, क्योंकि जो जो आवश्यकता होगी त्यों उसके प्रकार्यों में बढ़ोतरी होगी। विभिन्न सामाजिक प्रणालियों में यह आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं और इनमें से कुछ सार्वदेशिक है तथा कुछ तत्वकालिक तथा क्षणिक है। इन्हीं सामान्य तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक संरचना तथा प्रकार्य निर्धारित होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की प्रकार्यात्मक विश्लेषण। संरचना के अर्थ तथा उसकी व्यवहार प्रणाली को समझने के बाद हमने पहले परिभाषाएं पढ़ी, फिर उसके व्यवहार अर्थात जो प्रकार्य का के बारे में जो हमारे समाजशास्त्रियों ने जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी, उसको समझने के बाद उपागम के प्रकार्यात्मक पक्ष पर विचार करना चाहिए या उसकी किया जा सकता है। इस संबंध में मर्टन का यह कथन महत्वपूर्ण है कि शब्द प्रकार्य अनेक भ्रांतियों का शिकार रहा है। मर्टन के अनुसार इन भ्रांतियों के दो पक्ष हैं, ठीक। पहला, एक ही शब्द तथा विभिन्न अवधारणाएं तथा एक अवधारणा विभिन्न शब्द, ठीक है। मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग उत्सव, व्यवसाय, किसी हैसियत विशेष से जुड़े क्रियाकलाप तथा विभिन्न प्रकार कारकों के पारस्परिक संबंध आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में इस शब्द के प्रयोग में प्राणी शास्त्रीय प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रकार्य का अर्थ उन जैविकीय प्रक्रियाओं से है जो प्राणी के अनुरक्षण में अपना योगदान देती है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्य का अर्थ प्राणी और उसकी पारस्परिक आवश्यकताओं के पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया से है। सामाजिक जीवन में दंड का प्रकार्य सामाजिक संरचना में उसके अनुरक्षण में उसके योगदान से है। मैलिनोव्स्की के अनुसार प्रकार्य का अर्थ समाज के विभिन्न हिस्सों की भूमिका की व्याख्या से है। यह कहना उचित होगा कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण की लंबी परंपराएं हैं। मैलिनोव्स्की तथा रेडक्लिफ ब्राउन ऐसे सामाजिक मानवशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने ढंग से प्रकार्यात्मक विश्लेषण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे भी पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों के विश्लेषण में सक्षम थे। ये सभी विश्लेषण जीवन शास्त्रीय आधारों से प्रभावित थे और सामाजिक प्रक्रियाओं के आधारों को उसी रूप में देखते थे। नमस्कार, धन्यवाद। ये आज आपका जो था अभी प्रकार्यात्मक विश्लेषण का कुछ हिस्सा था। कल अपन इसी को और आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार रॉबर्ट के मर्टन ने समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रकार्यवादी विश्लेषण को प्रमुख रूप से समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।